जैसा कि प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम जो राजकीय महाविद्यालयों में संचालित हो रहा है, उसी कार्यक्रम के तहत मेरा ये तीसरा वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साक्षात्कार की परीक्षाएं बहुत जल्दी RSRTS कमांड सर्विसेज के लिए होने वाली है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा में चयन का एक महत्वपूर्ण आधार है और विद्यार्थी को अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार देने जब जाता है तो उसे सफलताएं बहुत करीब लगती है। बहुत अच्छे सपने होते हैं, सपने रखना भी चाहिए, होने भी चाहिए और हमारी शुभकामनाएं भी रहती है कि आप लोगों के सपने पूरे हो। लेकिन साक्षात्कार में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी मैं अपने वीडियो में देता रहा हूं और आज इस प्रकार आज एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे कुछ बिंदुओं के तहत शेयर करना चाहूँगा। विद्यार्थियों, जो 3 बातें मैं लेकर अपने वीडियो में चलता हूँ, स्पेशली इन दिनों में, पहला है साक्षात्कार संबंधी जानकारी, दूसरा है समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स और तीसरा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, विशेषकर ग्रामीणांचल, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के सामाजिक जीवन से संबंधित इन 3 बिंदुओं पर मेरा हमेशा फोकस रहता है और इसके अलावा भी विभिन्न बिंदुओं से अपने वीडियो के दौरान आपको रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ। विद्यार्थियों, कई साक्षात्कार देखे, मॉक साक्षात्कार जो होते हैं, कई चयनित अच्छी रैंक वाले विद्यार्थियों ने अपने साक्षात्कार संबंधी अनुभव शेयर किए और मैंने जैसा पहले भी कहा कि राजस्थानी संस्कृति और समाज के बारे में लिखता रहता हूँ। राजस्थान के मनोवैज्ञानिक धरातल को ध्यान में रख करके जो मैंने अपनी किताब लिखी मिनट रो मन, उस किताब में मैंने प्रयास किया कि व्यक्ति के अंदर एक और व्यक्ति है जो कठोर दिखता है, वह बहुत अच्छे अंक देकर आपको फायदा दिला देता है, और जो विनम्र दिखता है, शांत स्वभाव का दिखता है, वो जरूरी नहीं है कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहयोग दें। तो इन बाहर जो बातें आती है कि साक्षात्कार बोर्ड में ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं, इन पर आप बिल्कुल ही ध्यान न दें। आपको जिसमें बाहर बार, और मैं सोचता हूँ उससे अच्छा कोई शब्द नहीं हो सकता, सहजता, अपनी मौलिकता, अपनी जो स्वाभाविक गुण हैं जो अब तक हमने जीवन की इस यात्रा तक पहुँचने में हमारे आधार बनते गए हैं, बस उस मौलिकता को बनाए रखें, उससे विचलित ना हो। तो जो बात जानकारी आपको मुख्य बिंदुओं में करनी है वह यह है कि कुछ साक्षात्कार में मैंने देखा कि आते ही विद्यार्थी को विनम्र भाव से नमस्कार करना चाहिए। एक मर्यादित आपकी वेशभूषा तो होती ही है, उसके बारे में भी मैं अपने आगे के वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आप साक्षात्कार बोर्ड और जो आपके प्रवेश का द्वार है उसके बीच में पर्याप्त स्थान रहता है। तो जैसे ही आप अपने दरवाजे या जो साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश का है, कई दरवाजों में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, धीरे धीरे अपना बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखते हुए थोड़ा पीछे की तरफ संभालते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बिल्कुल सामने साक्षात्कार बोर्ड के बहुत अच्छे विनम्र स्वभाव वाले समाज के विविध क्षेत्रों से विशेषज्ञ वहाँ विराजमान होते हैं। आप उनको राजस्थान की शिष्टता को ध्यान में रखते हुए और भारतीय संस्कृति के कलेवर में जो आज तक की आपकी जीवन यात्रा है उसको आधार बनाते हुए विनम्र स्वभाव से नमस्कार करें। नमस्कार करने के पश्चात साक्षात्कार बोर्ड के सामने ही आपकी
नियत स्थान पर कुर्सी रहती है, आप कुर्सी को ठीक से व्यवस्थित ही होगी, फिर भी आप इसे रखकर अच्छी तरह से कुर्सी पर बैठ जाएं। मैंने कुछ साक्षात्कार देखे जिसमें एक महिला अभ्यर्थी साक्षात्कार देने आती है और वह कुर्सी के पता नहीं उसमें क्या साक्षात्कार का भय या कहीं आत्मविश्वास की कमी हो सकती है कि वो कुर्सी के बिल्कुल किनारे पर बैठती है। तो मेरा आपसे अलग से विद्यार्थी हो सकते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो छात्रा है या छात्र है, आप बिल्कुल कुर्सी पर सहज ढंग से बैठें। ऐसा नहीं कि किनारे पर बैठें, असहज भाव से हो, कुर्सी का जो का 2/3 हिस्सा पीछे है और आप 1/3 हिस्से पर किनारे पर बैठे हैं, ऐसा ना हो। कुर्सी पर सहज ढंग से बैठें। आपसे बहुत आसानी से सवालों का प्रारंभ होता है, आपके परिचय से प्रारंभ होता है, विनम्र भाषा में परिचय है। हाँ, तो पहला तो मैं कहा था कि बैठते समय थोड़ा ध्यान रखें, जो मैंने नोट की कि विद्यार्थी इस तरह की गलती कर देते हैं, कुर्सी पर किनारे पर बैठना। दूसरी चीज़ मैंने जो नोट की या मेरा जो अपना निजी अनुभव है कि विद्यार्थी किस किस प्रकार की गलती कर देते हैं कि जब साक्षात्कार बोर्ड आपसे कहता है कि आप अपना 1 मिनट में परिचय दीजिए, तो आप अंग्रेजी में शुरू कर देते हैं अपना परिचय। अब ये आपकी धारणा होती है कि शायद मैं अच्छा परिचय दूँ, बोर्ड पर अपना प्रभाव छोड़ूँ, तो मेरा ये सोच है कि यह सही नहीं है। यदि आप पूरे साक्षात्कार को अंग्रेजी में नहीं ले जा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं कन्वे कर पाते हैं, तो फिर प्रारंभिक इंट्रोडक्शन भी अंग्रेजी में न दें, हिंदी में ही अपना साक्षात यानी अपना परिचय दें। यहाँ पर साक्षात्कार बोर्ड आपके लिए कई प्रयोग खुद भी नोट करता है, कई प्रयोग आपके लिए भी छोड़ता है। वो इस तरह से है कि आपने यहाँ पर ही परिचय में अपनी हॉबी बताई होगी, रुचि बताई आपकी, यहीं पर आपने अपने विषय में, किस विषय में आपने अपना एकेडमिक करियर बना रखा है वह भी आप बोलते जाते हैं। वैसे आपके डॉक्यूमेंट सारे उनके पास में, आप नहीं बताएंगे तो भी उनके पास रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो यहाँ से आपके कई चीज़ें जो है वो आप पर शांत स्वभाव से देखते भी रहते हैं और आपके बारे में जो है वो नोट भी करते रहते हैं। तो आपके परिचय में यहाँ आपकी रुचि भी आएगी, आप किस क्षेत्र से हैं, कहाँ से आपकी प्राइमरी एजुकेशन हुई, कहाँ आपकी सेकेंडरी एजुकेशन हुई, कहाँ कॉलेज एजुकेशन हुई, क्या आपने प्रोफेशनल डिग्री ली, वो सब आपके इस 1 मिनट के परिचय में आ जाता है और इस दौरान वो काफ़ी कुछ बातें आपसे लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि एक साक्षात्कार मैंने भवानी सिंह चारण जो 2016 की RAS भर्ती में प्रथम स्थान पर जिन्होंने चयन हुआ, उन्होंने साक्षात्कार बोर्ड को अपनी क्रिकेट संबंधी जो रुचि है उस तरफ लेके गए। ये बहुत कुछ साक्षात्कार बोर्ड को आपके मजबूत पक्ष की ओर मोड़ देना यह आपके कौशल का प्रतीक है। विद्यार्थियों में फिर आपसे कहता हूँ कि सहज रहेंगे तब आप मोड़ पाएंगे, और जिस सबल पक्ष पर मोड़ दिया तो वह आपके लिए बहुत कुछ आसान साक्षात्कार के लिए 15 मिनट 20 मिनट और साक्षात्कार को आप लंबा खींच लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने जिस तरह से अपने इसको बोर्ड को अपनी रुचि पर मोड़ने का प्रयास किया, तभी मोड़े जब आपके विषय पर पकड़ हो, जो भी आप हॉबी बताते हैं उस पर पकड़ हो। ऐसा नहीं, एक बार फिर बात ध्यान दें कि कई बार जो हम चीज़ बता देते हैं कि यह हमारी रुचि है और हमने इसमें बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ किया है, तो वहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ वहाँ सवाल यदि आपके पूछे हुए क्वेश्चन यदि गलत हो जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके साक्षात्कार की प्रेजेंटेशन पर। तो जो भी आपका सबल पक्ष है फिर उसके सबल पक्ष को मजबूत करें, और अभी समय है तैयारी का, और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें। उसी प्रकार विषय से संबंधित है उसको भी मजबूत करें। विषय में जो है वो आपके कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक बात मैं फिर बता रहा हूँ, जब मैंने सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू दिया तो उस समय कई बार हम ये सोचते हैं कि सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में हमें ऐसे क्वेश्चन थोड़े ही पूछे जाते हैं, लेकिन यह आप बिल्कुल ही ना सोचें। सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में भी आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उससे संबंधित पूछे जा सकता है। मैं अपने अनुभव की बात बताऊँ तो शांतनु कुमार जी और थानवी साहब मेरे बोर्ड में थे, और उन्होंने, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स में ऑनर्स था, एमए इकोनॉमिक्स में था, तो इकोनॉमिक्स के गहरे शब्द जैसे केन्ज की थ्योरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर, जिसकी हम सामान्यतः ये सोच के जाते हैं कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्या ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन साक्षात्कार का विशाल क्षेत्र है, किसी निश्चित सीमा में बांध पाना संभव नहीं है। आने वाली बातों को उत्तर दें, नहीं आने वाली बात को बिल्कुल ही स्पष्ट ही अस्वीकार कर लें और कोशिश ये करें कि सर इसका उत्तर मेरी जानकारी नहीं है, आप यदि बता पाएंगे तो मेरे लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। ये भी बहुत हंसते हुए बात बताऊँ, मैं अपने ही बात बता रहा हूँ कि जब साक्षात्कार बोर्ड में गया तो गर्मी का मौसम था, आंखें लाल हो रही थी, तो मेरे से थानवी साहब ने पूछ लिया कि आपकी आंखें बहुत लाल हैं, क्या बात है। सॉरी, शांतनु कुमार जी ने पूछा, आंखें बहुत लाल हैं, क्या आप हमारे भाई से रात भर पढ़े कि सुबह इंटरव्यू है। तो मुझे थोड़ा सा मुस्कान सी आ गई और मैंने हंसते हुए कहा, सर ऐसा कुछ नहीं, बस की सफर की हवाएं तेज थी, कांच खुला रह गया, उसके कारण है। तो जैसा ही मैं मुस्कुराया तो वो उठे जो वोट दिए में थे थानवी साहब, उन्होंने कहा कि हाँ साहब तो बस यूँ ही हंस रहे हैं। तो आपकी बातों में सहजता हो, चेहरे पर मुस्कान हो, गंभीरता ना हो। उसी बात में कहना चाहता था कि परिचय है वह आप इंग्लिश की जगह अगर आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी में दें, बोर्ड को इंग्लिश में पूरा नहीं ले जा सकते हैं तो इंग्लिश में परिचय ना दें। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपके सामने प्रायः क्या होता है कि इंटरव्यू बोर्ड शुरू में कठिन सवाल पूछ लेते हैं, और इस शब्द इस यहाँ पर मैं दो चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ एक पहले की परख भी होती है और इंटरव्यू बोर्ड में भी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैंने जो मन, आदमी का मन कैसा है, साइकोलॉजी पर किताब लिखी है, तो मैं यहाँ दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो शेयर ये करना चाहता हूँ कि कुछ तो वास्तव में व्यक्ति जो होता है बोर्ड का, ये जरूरी तो है नहीं, वहाँ पर भी इंसान है, भगवान तो वहाँ पर भी नहीं बैठे हैं, तो कुछ इस तरह की सोच रखते हुए होते हैं कि वो व्यक्ति को कसने की कोशिश करता है, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कठिन होते हैं, उस धरातल के से ऊपर उठकर होते हैं। ऐसे सवाल इंटरव्यू बोर्ड में जो पूछ लिए जाते हैं शुरू में, तो निश्चित रूप से हमें जो है वह निराशा की भावना आ जाती है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि शुरू के जो फ्रेशर है, आपके गलत सवाल हो गए, 2-3 कुछ सवाल पूछे, एक ही लाइन में पूछ लिया कि जैसा कि आज जो है वह कारगिल विजय दिवस है, 1999 में 60 दिन भारत और पाकिस्तान के कारगिल की पहाड़ियों में युद्ध होने के बाद आज जो विजय दिवस मनाया जा रहा है, तो विजय दिवस के बारे में पूछ लिया, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जैसा कि आज 26 जुलाई 2020 है। तो हम भी उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक लाइन का सवाल होता है, एक सवाल पूछ लिया, दूसरा सवाल पूछ लिया, नीति आयोग का इस समय अध्यक्ष कौन है, या किसी प्रकार का कोई आंकड़ा पूछ लिया, या कोई इस प्रकार की पूछ लिया कि ये पीपीटी किट क्या होते हैं। तो एक लाइन के उत्तर में हम अगर गलत होते हैं, पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, तो अब आप मायूस ना हो। कई बार होता है, रास्ता में कहते हैं कि हाथियों के पीछे वर्षा आती है, तो शुरू के गलत सवालों से डिप्रेस ना हो, जिसका प्रभाव आगे के आसान सवालों पर पड़े। आता है जवाब दें, न आता है नकार दें। मैं पहले भी कह रहा हूँ, व्हाट इज कुछ इफेक्ट मस्ट होगा, जो पहले से तय होता है भाग्य में वह होगा। आप वहाँ विचलित न हो, गलत हो गया आप खुद देखें। जब आप बहुत है यूट्यूब पर खूब सारे इंटरव्यू से कुछ इस तरह के जो साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं, वहाँ पर भी देखें कि विद्यार्थी से 2-3 सवाल गलत हो गए तो विद्यार्थी क्या होता है कि सोचता है कि यार मेरा तो सारे सवाल गलत हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। उसके चेहरे के हाव भाव होते हैं, धैर्य टूट जाता है, जैसे कोई बहुत कुछ खो गया हो, और एकदम फेस रीडिंग है ना वो बिगड़ जाती है, कहने को ना मायूसी आ जाती है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, तेरी हुंकार गजब होती है, तू युवा शक्ति है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है इन एक लाइन के सवालों के पीछे अच्छे सवाल हैं जिनकी आप बहुत अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। धैर्य रखें, जब तक कि आप उस पक्ष से बाहर जाने के लिए आपको अनुमति नहीं मिलती है, तब तक पॉजिटिव संभावनाएं ढूंढने की बातें करें। हमेशा सकारात्मक सोचें कि इससे अगला सवाल में हो सकता है बहुत अच्छा दे सकता हूँ। तो शुरू के खराब सवालों का अंत के अच्छे सवालों पर प्रभाव न पड़ेंगे। आप बिल्कुल इस चीज़ को
समझ कर रखें। और कई बार एक और बात चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा प्रारंभिक सवालों का प्रभाव जो है, प्रारंभिक प्रश्नों का प्रभाव आगामी प्रश्नों पर ना पड़े, आगामी प्रश्नों पर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है, प्रश्नों पर ना पड़े। एक चीज मैं फिर कहना चाहता हूँ, वह यह है कि कोई ऐसी छाप, ऐसा कि कई बार इंटरव्यू खराब भी होता है, कुछ बुरी बात भी हो जाती है, बुरी बात मतलब सही सवालों के जवाब न होना, तो कई बार ऐसे आपको अवसर मिल जाता है कि जहाँ आप अपनी छाप छोड़ सकते हैं, उसको ध्यान रखिए। मैं एक विद्यार्थी जो साक्षात्कार देखे आए और अभी राजस्थान प्रशासन सेवाओं में चयनित हैं, उनके साक्षात्कार में ये बताया गया कि वो स्कूल लेक्चर थे और स्कूल लेक्चर में मुझसे पूछा गया कि आप अध्यापक है, आप 12th की क्लासें भी लेते हैं, आप 6th क्लास को भी पढ़ाते हैं सिलेबस में, तो उन्होंने इतनी अच्छी छाप छोड़ी अपने बात की कि एक ही चैप्टर है। आप देखिए MA में भी अशोक महान पढ़ाया जाता है, क्लास 3rd में भी अशोक महान होता है, उसका चैप्टर है, तो ऐसा नहीं कि हम MA वाले लेवल को 3rd पर ले जाए। तो उस व्यक्ति ने इस तरह से बात की, उन अधिकारी महोदय ने इस तरह से बात की कि वो उनसे ये हो गया कि छाप छोड़ दी। उन्होंने कहा कि मैं 6th क्लास को पढ़ाता हूँ, तो अपने सिलेबस को कन्वर्ट 6th क्लास के विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर पर लेके जाता हूँ। मेरे जो शब्द होते हैं वो आसान होते हैं, मेरा वाक्य विन्यास है वो सरल हो जाता है, मैं विषय वस्तु की मुख्य बात उन विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर की परख करके प्रस्तुति करता हूँ। और जब मैं 12th में आता हूँ तो 12th के विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर के अनुमान लगाकर, जो मैं प्राय एक शिक्षक जो कि धरातल से अपना अध्ययन अध्यापन कराता हूँ, तो मैं 12th क्लास को अलग स्तर से पढ़ाता हूँ, 6th क्लास को अलग स्तर से पढ़ाता हूँ। यह बात इंटरव्यू बोर्ड को इतना 4-5 मिनट खींच के लेके गई और छाप छोड़। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई ऐसी बात रखें, ऐसा प्रस्तुतिकरण दें जिससे क्या है कि आपके बात का जो है बात प्रभावी बने, उस पर आपके प्रेजेंटेशन को इस तरह से मोड़ने का प्रयास करें। अवसर आते हैं, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचते रहें। एक चीज़ मैं सिर्फ और कहना चाहता हूँ, अनौपचारिक बातें जो होती है, अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग न करें, अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग न करें। कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार ये सोच लेते हैं कि किस प्रकार से जो अपना अनौपचारिक शब्दों का प्रयोग न करें, इसके अंदर मैं करूँ। कई बार साक्षात्कार में हम ऐसे शब्द ले आते हैं कि जिसमें हम ये बोल देते हैं प्राय कि अपन है, या अपन ने ऐसा किया, या अपन के सामने ये समस्या आ जाएगी, अपन ऐसा कर सकते हैं। कि अपन कोई शब्द नहीं है, तो इस प्रकार का शब्द प्रयोग में न लाएं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कई बार हम सब में ऐसे कर देते हैं कि यदि मुझे ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं अपनी प्रतिभा जो मेरे में है, मैं प्रशासनिक सेवा, क्योंकि प्रायः सवाल पूछता है कि आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, तो उस समय जो अभ्यर्थी है वो ये कहता है कि मेरे में ये प्रतिभा है, मैं प्रतिभा दिखाना चाहता हूँ, और उस प्रतिभा के आधार पर जो सरकारी योजना है मैं उसको प्रतिभा को दिखा करके उन योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरह से कर पाऊँगा। मेरा यह शब्द का भी यहाँ कहने का मतलब ये, प्रतिभा दिखाना शब्द यूज न करें, प्रतिभा का उपयोग करूँगा, जो मेरे में है उस प्रतिभा का मैं उपयोग करूँगा। तो जैसे अपन शब्द का बार बार प्रयोग करना, प्रतिभा दिखाना नहीं, प्रतिभा का उपयोग करना। और कई बार हम ये कह देते हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये चीज़ ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सब सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है, ऐसी बात है भी, सही नहीं भी है, तो उन शब्दों से बचें। यानी अनौपचारिक जो शब्द हैं जो प्रक्रिया में नहीं आते, उनको बचने का प्रयास करें। एक आपकी भाषा में जो है ना सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें, जैसे गांधी ने ऐसा कर दिया, तो ये शब्द ना है, गांधी जी ने ऐसा किया, गांधी जी वहाँ गए, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया, गांधी जी ने नमक कानून बना तोड़ा या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो गांधी जी शब्द यूज करें, सम्माननीय न्यायालय शब्द यूज करें, महामहिम राष्ट्रपति शब्द यूज करें, राज्यपाल महोदय शब्द यूज करें। उससे क्या है कि, पर ऐसा आप जब साक्षात्कार चाहते हो तो अभ्यास के रूप में ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने ऐसा बोलेंगे, ऐसा नहीं। जब भी गांधी जी का प्रश्न आए तो गांधी जी शब्द यूज करें, पढ़ते समय, बात करते समय, मित्रों से चर्चा करते समय ये यूज करें। राष्ट्रपति शब्द आता है, महामहिम शब्द राष्ट्रपति शब्द यूज करें, ताकि वहाँ पर स्वतः यह शब्द आपके मुंह से निकलेगा, नहीं तो राष्ट्रपति शब्द शोभा नहीं देता।
राज्यपाल सौभाग्यता संवैधानिक पद है, तो महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय ऐसे शब्दों का आप अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना शुरू कर दें। इसके अलावा आप साक्षात्कार संबंधी जो मैं आपसे मुख्य बातें कहना चाहता हूँ कि जिस दिन साक्षात्कार में जाएं उस दिन के पेपर अवश्य पढ़कर जाएं। उस दिन के पेपर से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। कई विद्यार्थी 10 दिन पहले जाकर के कार्यालयों के आरपीएससी के कार्यालय के आगे, यूपीएससी के कार्यालय आगे लोगों से पूछते रहते हैं, क्या तुम्हें पूछा, तुम्हें क्या पूछा, तुमने इसका उत्तर क्या दिया। यह शायद अपने समय की बर्बादी है। आप जैसे हैं, आप उसको जिन विषयों की मैं लेकर चल रहा हूँ उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें, और जितने भी साक्षात्कार कोचिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित किए जाते हैं 5-7 साक्षात्कार ऐसे देख लें। आप स्वयं में काबिलियत है, आप सहज रहें। कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो हीनता के भाव आ जाते हैं, जैसे बोलने में हमरे मना जो अगलाने वाली बात होती है कि वो बोलते समय कुछ रुक जाते हैं, वह भी निर्भय है। ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा योगा करें, भ्रमरी है, उद्गीत है, प्राणायाम करें, जिससे आपके बोलने का और आपके मन में संबलता मिलेगी। ऐसा करें जिससे क्या है, प्रकृति के वातावरण में घूमें। मैंने देखा है जो अगलाते हैं व्यक्ति, और स्पेशली पश्चिम राजस्थान का जो जालोर क्षेत्र, शिवई क्षेत्र है, इसमें ये कुछ विद्यार्थियों में है। कमजोरी ना समझे, ये सब निवारण। मैंने ऐसे विद्यार्थियों को देखा है अगलाते हैं, लेकिन पूरा गीत बड़े सुंदर स्वर के साथ गाते हैं। कहीं पर कहाँ उस गीत को ऊंचाई पर ले जाना है, कहाँ स्वर को नीचे लाना है, बहुत अच्छा गाते हैं जो अगलाते हैं। तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस आत्मविश्वास जो है आपका अंदर जो है, उसे आप कभी कमजोर न दें। हर जगह से सीखने का प्रयास करें। देखिए मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैंने काला पत्थर पिक्चर में ऐसे प्रभु सिन्हा को ये सुनकर देखा कि आदमी हिमालय के पहाड़ से गिर करके भी खड़ा हो सकता है। अपने में गिर गया फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अपने अंदर जो बात है, अपने अंदर जो इंसान बैठा है, उसको कभी गिरने न दें। आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा होगा। मैं इस संबंधी आपसे और भी समय समय पर जानकारी देता रहूँगा। आप उन शब्दों का जरूर ध्यान रखें कि प्रारंभिक नकारात्मक उत्तर आ गए, घबराएं नहीं, आगामी सवालों के लिए तैयार रहें। हो सकता है कि अंतिम बॉल पर छक्का लग जाए, कुछ भी कह नहीं सकते। बात को प्रभावी ढंग से रखें, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करें, आते समय नमस्कार करें, जाते समय आज्ञा लेकर जाने का प्रयास करें, आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें। बहुत से पहलू हैं, पर मैं विभिन्न पहलुओं पर आगामी वीडियो में आपसे चर्चा करता रहूँगा। आज साक्षात्कार संबंधी बात नहीं रही। अब मैं आपके सामने आता हूँ समसामयिक विषय के बारे में। आज के मेरे इस वीडियो का समसामयिक विषय जो चुन रखा है बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात, आत्मनिर्भर का सेल्फ रिलायंस, जिससे हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस। देखिए आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब ने भारतीय उद्योग परिषद की एक वार्षिक बैठक में आत्मनिर्भर भारत की बात कही। यह और वह 12 मई 2020 में इसकी उन्होंने घोषणा की। आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, इसमें कुछ मुख्य बिंदुओं को आप सहज ढंग से समझें। इसके पीछे थीम क्या है? आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस और आत्म केंद्रित, ये दो शब्द जो है इनमें अंतर है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो बात कही गई है, क्योंकि एक बात मैं फिर स्पष्ट कर देता हूँ कि जब आप सोचते हैं कि ये राजनीतिक सवाल है, प्रधानमंत्री से संबंधित बात है या किसी पार्टी विशेष से संबंधित बात है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। साक्षात्कार वो सवाल पूछता है, चूँकि प्रधानमंत्री एक पद जो है वो संवैधानिक पद हो जाता है, और उस संवैधानिक प्रधानमंत्री जो हमारी संसदीय व्यवस्था का प्रमुख पद होने के नाते भारत जैसे लोकतंत्र में उनके द्वारा की गई समस्त घोषणाएं बहुत महत्व रखती है। तो ये सभी आप अच्छी तरह से तैयार करें। तो उन्होंने जो सेल्फ रिलायंस की बात कही, वह आत्म केंद्रित भारत, सेल्फ सेंटर्ड बात से फर्क है। अब क्या फर्क है? बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें दोस्तों। आत्मनिर्भर
हमारे स्थानीय उद्योग इतने विकसित हो जाए कि हम बाहरी सहायताओं पर निर्भर कम से कम रहें, हमारे आयात कम हो, निर्यात बढ़े। और दूसरी चीज़ मुख्य जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात लेकर चले हैं, उनमें ये आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो मूल प्रसंग यह है कि भारत इस प्रकार से स्वावलंबी बने कि हम अपने संसाधनों के आधार पर आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो और हम विश्व की सहायता करने में सफल हो सके, हम विश्व को कुछ दे सके। भारत की ये विकास का प्रभाव विश्व पर सकारात्मक रूप से इस प्रकार पड़े कि हम मदद देने के लायक हो। तो यहाँ पर जो सेल्फ सेंटर्ड बात है, सेल्फ सेंटर्ड बात जो कही गई है वह सेल्फ रिलायंस से भिन्न है। सेल्फ रिलायंस में ये कहा गया है कि हम अपन भी खुद भी मजबूत बने और हम दूसरे की सहायता के लिए लायक बने। तो ये जो 12 मई 2020 में 20 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी राशि के साथ आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही गई है कि इस पर इतनी राशि भारत की जीडीपी का लगभग 10% अमाउंट है, यह व्यय करके विभिन्न क्षेत्रों पर, और विशेषकर जो क्षेत्र है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों के आधार पर हम किस प्रकार जिसे कहना चाहिए तैयार करें उद्योगों से कि हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकें। और इसके उद्योगों के बारे में मैं आपसे फिर विस्तृत चर्चा किसी और वीडियो में करूँगा, क्योंकि आर्थिक पक्षों पर दिन प्रतिदिन की जानकारी आपकी अपडेट होनी चाहिए। साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो अर्थव्यवस्था वाला प्रश्न है उसे अच्छी तरह से तैयार करके जाएं। तो उन्होंने जो MSME की बात कही कि इनमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि लोकल के लिए वोकल जो नारा दिया कि जो लोकल यानी स्थानीय चीज़ है उसके लिए बात रखी जाए, उस बात को इस प्रकार से वोकल, लोकल के लिए वोकल का मतलब स्थानीय जो पैदावार है, स्थानीय जो उत्पादन है उसकी बात को इस प्रकार रखकर उद्योगों के MSME उद्योगों के विकास की बात की जाए। और इन्होंने 5 स्तंभ बताए आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए। तो 5 स्तंभ जो है वह है, पहला स्तंभ दिया उन्होंने अर्थव्यवस्था, कि अर्थव्यवस्था जो है वह वृद्धिशील परिवर्तन, इंक्रीमेंटल चेंज की बात हुई। अर्थव्यवस्था के जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर जो इंक्रीमेंटल चेंज है उसके स्थान पर बड़ी छलांग, क्वांटम जंप की बात कही कि इस प्रकार से अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाए। तो पहला जो है वह स्तंभ जो है 5 स्तंभ इसके बताए गए आत्मनिर्भर भारत के लिए, जिसमें पहला है आपके अर्थव्यवस्था और दूसरा है SOC, सोशल ओवरऑल कैपिटल यानी अवसंरचना, आधारभूत ढांचा, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक विकास का जो आधार है। SOC शास्त्री की भाषा में कहते हैं सोशल ओवरऑल कैपिटल, जिसका मतलब यह है कि उद्योगों के लिए जो जरूरी है सड़कें होनी चाहिए, विद्युत होना चाहिए, जल होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बदली होनी चाहिए। तो आधुनिक भारत की सुरक्षा दे सके, आधुनिक भारत को सुदृढ़ कर सके, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई। तीसरी बात उन्होंने कही है वह है प्रौद्योगिकी से जुड़े, प्रौद्योगिकी 21वीं सदी के स्तर तक ले जाने वाला प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, सिस्टम मजबूत होना चाहिए, इसकी बात तीसरे आधार के रूप में कही। तो पहली बात है अर्थव्यवस्था, दूसरी बात अवसंरचना, तीसरी बात है प्रौद्योगिकी, चौथी बात है प्रगतिशील जनसांख्यिकी यानी वाइब्रेंट डेमोग्राफी, जिसमें लोगों के मौलिक मानव अधिकारों की बात हो, बाल श्रम शोषण न हो, आर्थिक विकास की बात हो। तो जिसे कहना चाहिए कि प्रगतिशील जनसांख्यिकी, प्रगतिशील जनसांख्यिकी, ये उनकी बात चौथे स्तंभ के लिए। तो पहला स्तंभ आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020 को लागू हुआ, 20 लाख करोड़ इसके लिए अमाउंट घोषित किया गया। MSME के लिए कहा 2 चरणों में होंगे, वो 2 चरण कौन कौन से हैं कि पहले चरण में किसका विकास किया जाएगा, द्वितीय चरण में किसका विकास किया जाएगा, ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और 5वां है डिमांड, मांग, या डिमांड एंड सप्लाई की श्रृंखला लगातार बनी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार इन 5 जो चीज़ें प्रधानमंत्री महोदय ने इन 5 स्तंभों को आधार
इसके साथ साथ उन्होंने जो है ना कहा कि ये बात कैसे लागू हो सकती है आत्मनिर्भर, या हम अपने स्थानीय उद्योगों पर किस प्रकार विकास कर सकते हैं। तो इसके संबंध में उन्होंने कहा कि भारत की जो उत्पादकता को निश्चित रूप से जब आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आयात कम करेंगे, तो हमें जो विदेशी गुणवत्ता है, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्शन पर जोर देना पड़ेगा। और इसके लिए 5 आई की जो बात कही गई है कि 5th आई जरूरी है कि निश्चित रूप से आप जब विश्व अर्थव्यवस्थाओं से भारत को उस स्तर पर लाना चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बन जाएं, आप मजबूत बन जाएं, आपकी आर्थिक से अधिक हो जाएं, आपका जो है बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में हो जाए, आपके इंपोर्ट घट जाएं, आपके एक्सपोर्ट घट जाएं, तो इससे WTO द्वारा भी विरोध किया जाएगा, क्योंकि आप एकदम आयात, जो कि इसमें आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 10 क्षेत्र की आयात की बात कम करने की बात कही गई है। 10 क्षेत्र में फर्नीचर है, 10 क्षेत्र के अंतर्गत आपकी जो तकनीकी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा आपको मशीनरी है, फुटवेयर है, और जो जिसे कहना चाहिए मोबाइल है, और पूंजी संबंधी साधन है, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल है, ये 10 मुख्य क्षेत्र है, इनमें आयातों की कम करने की बात कही गई है। तो मैं आपसे फिर इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये 10 आयातों को कम करेंगे, तो WTO के जो आयात संबंधी या जो व्यापार की शर्तों संबंधी नियम है, वहाँ पर भी आपको जवाब देना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी गुणवत्ता बरकरार रखनी होगी, तो उसके लिए उन्होंने 5 आई बात कही। पहला है इंटेंट, इच्छा शक्ति, कि आपकी इच्छा शक्ति जो है ना वो बहुत प्रबल होनी चाहिए। दूसरा समावेशन, इंक्लूजन की बात कही गई, समावेशन, इसको आप नोट कर लें। इच्छा शक्ति इंपैक्ट है, और दूसरा है इंक्लूजन, समावेशन है। तीसरी वही बात इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। तीसरा इन्वेस्टमेंट, निवेश, जिसे हम विनियोग भी कहते हैं, विनियोग या निवेश। चौथी बात कही गई है इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात आपकी अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और 5वीं जो है इनोवेशन, नवाचार, नए नए तकनीकी खोजें, नए नए बाजारों की खोजें, नए नए अनुसंधान, तो इनोवेशन। तो ये 5 आई जो है, इंटैक्ट है, इंक्लूजन है, इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनोवेशन के सहारे से हम जो है वह आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर सकते हैं, और हमें इस तरह से जो है वह होना भी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कही गई है कि जिन 2 चरणों में लेकर के आत्मनिर्भरता की बात कही, वो 2 चरण में क्या है, जैसे पहला चरण है, उसके अंतर्गत ऐसे उत्पादन पर जोर दिया जाए, देश में किया जाए, विदेशों से कम हो। वो चिकित्सा का क्षेत्र है, वस्त्र है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, प्लास्टिक है, खिलौने हैं। तो ये पहले चरण में जो होगा, चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान, प्लास्टिक और खिलौने। और दूसरे चरण के अंतर्गत जो हम जोड़ देंगे वह होगा रत्न एवं आभूषण, फार्मा है, स्टील है। इस आधार पर हम उत्पादन को करें। और ये जो है स्पेशली मैं ये कहना चाहता था कि इसमें 5 स्तंभ आप जान रखे, तो परीक्षा में सवाल ये पूछा जा सकता है साक्षात्कार के समय कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना में 5 स्तंभ कौन से बताए। फिर जो चैलेंजेस सामने आते हैं, उन चैलेंजेस को किस प्रकार हम दूर कर सकें, उसमें 5 आई की क्या धारणा है। और जो ये 20 लाख करोड़ रुपए जो विशेषकर खर्च होंगे, उनके लिए उन्होंने जैसे 4 L's की बात कही है। उस 4 L's के अंतर्गत किन किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला है भूमि, लैंड, दूसरा लेबर, तीसरी जो बात कही गई है वह है पहला जिसे कहना चाहिए लैंड है, लेबर है, लिक्विडिटी, तरलता, क्योंकि जो बैंकों द्वारा तरलता जितनी ज़्यादा मार्केट में लिक्विड मनी होगी, उतनी ही ज़्यादा मांग जनरेट की जा सकेगी। तो जो 20 लाख करोड़ रुपए MSME, श्रमिक, भूमि, लिक्विडिटी और लॉ, कानून, तो 4 जो अपने आधारभूत जिसे कहना चाहिए आत्मनिर्भर भारत के लिए किस प्रकार से यह व्यय होगा। तो वहाँ पर उन्होंने तो 4 L's के बाद में बात कही कि पहला है भूमि, लैंड, दूसरा है लेबर,
तीसरी बात उन्होंने कही लिक्विडिटी, चौथी बात उन्होंने कही लॉ। इन क्षेत्रों को ध्यान में रख करके इस प्रकार से व्यय किया जाए कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना पूरी हो सके, स्थानीय उद्योगों का विकास हो सके और हम अपने अंदर आत्मनिर्भर बने। और आपको पता होना चाहिए जिस तरह से चीन और भारत के संबंध होने के साथ साथ हम देखें, एक चीन का एग्जाम्पल हो कि हमने चीन से जिसे कहना चाहिए 2019 में 5 लाख करोड़ का तो आयात किया और 30,000 करोड़ का हमने निर्यात किया। तो किस प्रकार हमारा जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भर बनना, आयातों पर हमारी निर्भरता कम होना, ताकि हमारा भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में हो सके। तो ये मुख्य बात है। हम इस पर तो आपने कही कि क्या क्या इसके सामने चैलेंज हो सकते हैं, इनमें कब शुरू हुआ, कितना व्यय होगा, 5 स्तंभ क्या है, जो हमें चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, किन पर व्यय करते समय MSME के साथ साथ हमें यह भी देखना है कि लैंड लेबर, यूटिलिटी लॉ और ये सब थाना इस प्रकार भी कि जहाँ कोविड-19 का जो है, फिर बात करना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में हमें केवल यही नहीं कि कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव हुए उससे हम आगे निकल सकें, हमें इस बात पर भी जोर करना है कि हम अपने संसाधनों को इस प्रकार से बनाएं कि खुद सक्षम हो सके और दुनिया की मदद करने के लायक हो सके। इस प्रकार आज हमारे साथ विषय पर चर्चा हुई। इसके अलावा विद्यार्थियों जो चर्चा में फिर किसी दिन में आपसे बात करना चाहूँगा कि एक तो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वह महिलाओं को भारतीय स्थल सेना में स्थायी कमीशन रैंक पर अपॉइंटमेंट करने की अनुमति प्रदान की है। एक केवल कॉम्बैट यूनिट होती है जो युद्ध में बिल्कुल सामने आती है, उसको छोड़ करके जो है शेष 10 विंग थल सेना की है, इसमें भी बात कही गई है और उसके लिए भी जो है वह सेना पर छोड़ दिया गया है कि क्या ये युद्ध संबंधी विंग है, कम्बोट विंग, इसमें क्या महिलाओं को अपॉइंटमेंट दिया जाए या न दिया जाए। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने न तो देने की कहा है न देने की बात कही है। तो दूसरी चीज़ है कि यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ISP के लिए भी मेन एग्जाम में, जहाँ हम जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वहाँ पर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत इस बात का है कि जो जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता है, वहाँ पर महिलाओं को इसमें अपॉइंटमेंट देने की अनुमति दे करके एक भारत ने महिला सशक्तिकरण के संबंध में यह एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि अभी जो काकड़ा पार हमारे गुजरात में ताप्ती नदी के समीप सूत में ये जो परमाणु विद्युत ग्रह है, इसकी तीसरी इकाई शुरू हुई है। खैर बहुत से करंट अफेयर्स के बिंदु है, विषयवार अगले वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। अब मैं जो राजस्थान संस्कृति का संक्षेप में कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में जैसा कि हमारा पहले 2 वीडियो में आया था राजस्थान की कृषि से संबंधित, आज मैं राजस्थान के कृषि और पशुधन से जुड़े हुए जो उन क्षेत्र का विशेषकर घास या चारा होता है जो पशुओं के काम आता है उस पर ध्यान दूंगा, या फिर मैं अपनी राजस्थानी भाषा में, ग्रामीण अंचल की भाषा में समझाना चाहूँगा कि राजस्थान की कृषि में स्पेशली कौन कौन से घास होते हैं जो पशुओं के काम आते हैं। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है शेवन। शेवन जो है वह शेवन घास खासकर पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में वे इनको कहीं की स्थायी भूटो है, बरसात आते ही बांगर जावे, उन्हें ऊपर कटाई निगमन डूब जावे और गायों के वास्ते बहुत गुणकारी है, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा में सेवन खावा, गाय भैंस अच्छो घी देवे और वो घी शरीर में खूब मानवीय जिसे स्मरण शक्ति कह दीजिए, शरीर स्वास्थ्य कह दीजिए, सब में उपयोगी है। तो सेवन घास जो है वो राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में है और इन्हें किसान ऊपर हूँ काट ले और इनों जो तनाव और आकृति वाली जो बूठो है वो जमीन में ही रहे और जैसे ही बरसात में पाछो उस घास से जो राजस्थान में जो मिले वो है भुरट। भुरट कहीं है कि वो कांटू घास है और जब भुरट की है कि काचो हुए जब मवेशी बड़े चाव खावे और गाय भैंस अच्छो दूध आवे और जो भी है और भी जो प्रोटीन की मात्रा बढ़ भी है, इनमें घी और
रस्सी पकड़ो धागो वे यूँ घास में घास की जो आकृति है वो धागे टाइप की तार टाइप की वे उन्हें तांतिया घास के वे इन घास जो गाया रही वे और अनुतुल गुणकारी है। आप तांतिया में अगर गाय भैंस ने खिला दी हो और तांतिया ये घास के खाए रहे बाद में गाय भैंस को या दूध जो है और घनों गुणकारी है इन वास्ते तांतिया घास भी राजस्थान है जैसलमेर बाड़मेर में और लगभग दूसरी जगह भी मिले तो शेवण है, घोड़ट है, तांतिया घास है। इनके अलावा जो मवेशी इन क्षेत्र खासकर है वो उन्हें मैं बताना चाहूँ जो ऊँठारो बकरियाँ और घास है बेकर बेकर काचो बेकर खाने ऊँट या भैंस आफर जावे कहने मतलब पेट फूल जावे और कई बार जो है मवेशी मर भी जावे लेकिन जब सूख जावे तो इन्हें ऊँट है और बैल है गाय बकरी सब अच्छी तरह खावे विशेषकर ऊँट और बकरी को पसंदीदा चारों है। फिर बेकर के अलावा तकड़ो लेदरू खास करके खेती प्रक्रिया रहता है जो घास प्राप्त हुए वो है पालो पालो में मुझे भी गए कि जो बैल बोरडियों में उन बोरडियों को झाड़ देवे उनको रखता है तो ऊँट और बकरी के वास्ते पसंदीदा चारों मानी जाए। एक है गवार करी कहीं है कि द्वार खड़ियाँ लिया पछे जो उन्हें ऊपर फड़ी है द्वार को अलग कर दे और ऊपर जो फड़ी है वो फड़ी पशुओं के वास्ते स्पेशली ऊँट और बकरी और गाय भैंस भी मिले हुए और उन्होंने एक खास पसंदीदा चारे माने जावे तो गवार करी है कांटी ये चारों कांटी और भी कांटी लोगों ने कांटी के जमीन में माथे ही पसरे और काची कांटी यदि वे तो गणी गुणकारी में पशुधन प्रयोग किया गया। तो आज मैं खेती बाड़ी के वहाँ इतनी बात करना चाहूँ कि राजस्थान का खास घास है शेवण घास जो है और प्रमुख घास है अच्छी तरह तैयार करो। इन्हें अलावा जो है घास जो शब्द है शेवण निवारण की बार परीक्षा में सवाल इंटरव्यू बोर्ड में भी पूछे हुए हैं और जो आपने प्री एग्जाम में भी पूछे हुए कि शेवण कटे हुए किन तरह का घास है तो इन्हें अच्छी तरह तैयार करो। बाकी का दूसरा जो घास है इन जानकारी भी आपने होनी चाहिए। साथियों आज वीडियो के समापन से पहले मैं आपने फिर बात कहना चाहूँ कि आत्मविश्वास धैर्य युवा शक्ति ने आप हमेशा मजबूत रखने की कोशिश करो और मैं हमारे नज़र में हमेशा आ सोचूं कि युवा अपने आत्मबल और विश्वास को कभी नहीं खोए। युवा में अपर बल है असीम ताकत है बस उसे जगाने की जरूरत है। जीवन में सफलताएं असफलताएं आती रहती है और मैं हमेशा कहता हूँ कि असफलताओं के पीछे सफलता है वो मंजिल है जिस मंजिल के लिए हम यात्रा पर निकल पड़े हैं। एक बहुत साधारण सा सवाल मैं समझाना चाहूँ अगर रोड पे खड़े हो तो कोई कोई व्हीकल मिलेगा तैयारी करते हो तो नौकरी लेके रहोगे तैयारी नहीं करोगे तो नौकरी कहाँ से आएगी। तो आप जो है वो हमेशा इस प्रकार सकारात्मक सोचें कभी ये ना करें साक्षात कभी एक्सट्रीम शब्द का यूज ना करें न तो बहुत ज़्यादा अति आशावादी हो जाए न अति निराशावादी हो जाए बीच के बाद में। और जो आपकी उम्र है जिसकी कोई कल्पना नहीं है इसमें कोई निराशा शब्द का स्थान नहीं है। हमेशा आत्मविश्वास से सरोवर रहें लबे लबे रहें। तो इसके लिए मैं हमेशा राजस्थानी भाषा में मोटियार शब्द का यूज करता हूँ। मोटियार का मतलब बस जिसे कहना चाहिए एक युवा 16 साल से लेकर 24, 25, 26 साल तक की जो शक्ति है वो मोटियार शक्ति है। और उसके लिए मैंने अपनी कविताओं में कहा है कि जीवन में असफलता से मेरा अभिप्राय रात अंधेरा उसकी परवाह मत कर। रात जितनी गहरी होगी सवेरा उतना करीब होगा। तो मेरी कविता है कि मोतियार आवन दे अंधारो छावण दे गहरी रात मोतियार आवन दे अंधारो छावण दे गहरी रात काले ओशी पर रात मोतियार आवन दे अंधारो छावण दे गहरी रात जितनी रात गहरी छावेला जित्रो अंधारो वेला सवेरो तो पास में है सवेरे मारो अभिप्राय सफलता है।
तो मुझे रावण दे अंधारो छावण दे गहरी रात काले होशी पर घाट मुझे रावण दे अंधारो छावण दे गहरी रात देख तूफान उतार तारी नाव देख तूफान उतार तारी नाव लहरा विच उठण दे हबीरो पतवार काठी तान हिम्मत मती हार मुझे अथारे उम्र की पहचान मुझे आवन दे अंधारो छावण दे गहरी रात मुझे आवन दे अंधारो छावण दे गहरी रात तो लहरा बीच उठण दे हबीरो पतवार काठी तान जो तूफान आता उन तूफानों के बीच में उठा हुआ घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम में वो शक्ति है कि लहरों बीच उठण दे हबीरो हिम्मत मत हार देख तूफान उतार थारी नाव लहरों बीच उठण दे हबीरो पतवार काठी तान आथारे उम्र की पहचान मोटा आमन दे अंधारो छावण दे गहरी रात मोटा आमन दे अंधारो छावण दे गहरी रात विषम से विषम परिस्थितियों के बीच में आगे बढ़ युवा शक्ति मत घबरा तू अपनी पतवार जो है उसको ले इस तरह से थामे रख कि लहरें चाहे कितनी ही ऊपर नीचे हो तेरी उम्र है मुझे तुम युवा शक्ति पर पूरा विश्वास है कोई बाधाएं तेरी राह को नहीं रोक सकती तो देख तूफान उतार थारी नाव लहरा भी उठण दे हबीरो पतवार काठी तान आता रहे उम्र की पहचान आता रहे उम्र की पहचान मोटा रावण दे अंधारो छावण दे गहरी रात धन्यवाद अपने आत्मविश्वास को अपनी सहजता को अपने मौलिक गुणों को बनाए रखें अच्छी तैयारी करें फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा धन्यवाद।